हेलो स्टूडेंट्स, अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस बात से चिंतित होंगे कि आपका जो नेक्स्ट डे आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सोशल साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की काफ़ी मांग थी कि सर उनके बारे में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके बारे में आप बता दीजिए। तो मैं आपको पहला सुझाव तो ये देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम पेपर हैं बहुत ही इजी आ रहे हैं और 30 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल में मिल ही चुके हैं एंड 70 में आपको 20 मार्क्स जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से सोच समझ के ही उसको फिल करें, क्योंकि फिल करने के बाद आप सोचो कि उसको इरेज किया जाए, रिमूव किया जाए, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी और वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप जो आपको फिल करने के लिए आपको जो मिलता है, आपको कार्ड मिलता है जो फिल करने के लिए, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे बाद में किया करें जब आपका श्योर हो जाए कि मेरी किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, श्योर है। जब श्योर हो जाए तभी आप उसको करें। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आशा करता हूं कि ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण, आपको शायद मालूम होगा कि जर्मनी का एकीकरण, यूरोप राष्ट्रवाद जो दिया गया, यूरोप का राष्ट्रवाद और फिर भारत का दिया गया राष्ट्रवाद, तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे आएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ये लेंदी क्वेश्चन आएगा, असंक्षिप्त में लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, तो आप लेंदी तैयार करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो आइए देखिए, बहुत ही सरल लैंग्वेज है, आप इसको अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। दिया गया है जर्मनी यानी जर्मन एकीकरण से पूर्व की बात है। ये पॉइंट वाइज है, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और सभी स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो नई लाइन से लिखा करें, बेटर होगा आपके लिए। तो जर्मनी एकीकरण से पूर्व यानी जब जर्मनी का एकीकरण नहीं था, तो आप समझे जर्मनी का नाम तब प्रसा था, प्रशिया बोला जाता था। तो जर्मनी के एकीकरण से पूर्व की बात है, उस समय प्रसा था और प्रसा 300 राज्यों में 300 स्टेट्स में डिवाइड था, बटा हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण जो था, जो जर्मनी का नाम मतलब प्रसा का नाम जो जर्मनी पड़ा तब पड़ा जब जर्मनी का मतलब जितने भी 300 राज्य थे अलग अलग, वो सब एक साथ एकजुट हो गए। एकजुट होना ही एकीकरण कहलाता है। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इसको आप याद रखेंगे, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ऑप्शन दिया था जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो आप बताएंगे बिस्मार्क ने किया। प्रसा के शासक, प्रसा का शासक जर्मनी का ही पुराना नाम है प्रसा। प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो दोनों लोगों का मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें अहम भूमिका है। विलियम प्रथम जो राजा थे उनके यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर थे कौन? बिस्मार्क। कैसे क्या हुआ देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने, यानी कि जर्मनी के एकीकरण तभी प्रारंभ हुआ, यानी कि एकीकरण कब से चालू हुआ पूछा जाए, कब हुआ, तो जब कौन? विलियम प्रथम कहां बैठ गए थे? प्रसा के राज सिंहासन पर बैठ गए थे और विलियम प्रथम और उसके उसको बना लिया था, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना लिया था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया, यानी कि जितने भी अलग अलग राज्य थे उनको सबको एक कर दिया। जर्मन संघ के उदारवादी, उदारवादी यानी कि आप तो जानते हैं उदारवाद जो सबका भला चाहते हैं। जर्मन संघ में उदारवादी मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग जानते हैं आप, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इस प्रकार के लोग होते हैं, वकील हो गया। तो जर्मनी में एक संघ था, उसमें उदारवादी मध्यम वर्ग उदारवादी हुआ करता था, जो अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचता था। उदारवादी मध्यम वर्ग कब किस सन की बात है? सन 1848 का मतलब 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। ये सब कहाँ मिले? जितने भी उदारवादी लोग थे मध्यम वर्गीय, ये सब फ्रैंकफर्ट संसद में मिले और इनका एक ही मकसद था, जर्मनी को जर्मनी नाम का एक राष्ट्र बनाना।
मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र बनाना, क्योंकि ये 300 स्टेट अलग अलग बटे थे और प्रसा था, तो उनका एक ही मकसद था कि जर्मनी का एकीकरण करना। लेकिन उनकी ये योजना जो थी असफल हो गई। उनका प्लान तो अच्छा था, लेकिन किसी कारण उनकी योजना असफल हो गई। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दिया, यानी उस समय जो वहां का राजा था और उसकी जो फौज थी, उन सब ने इस योजना अर्थात मध्यम वर्गीय लोगों का ये प्लान जो था जर्मनी का एकीकरण करने का प्लान था, वो चौपट कर दिया। अर्थात सबने मिलकर इस योजना को असफल कर दिया। तो ये असफल हो गई। तो आइए देखते हैं तो फिर क्या होता है। फिर इसमें दिया जा रहा है प्रसा के प्रधानमंत्री। प्रसा का जो प्रधानमंत्री था, आप जानते अच्छे से, ऑटो वन बिस्मार्क पूरा नाम है। बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का, तब उसने सोचा कि एक आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी बहुत विशाल संख्या में भीड़ एकत्रित की जाए। तो 7 ईयर्स के दौरान, तो 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जाए। अर्थात 7 वर्षों में, यानी 7 साल में प्रसा ने, यानी जो जर्मनी अब है, प्रसा ने किनको किनको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया और फ्रांस को हराया। सबसे सबसे परम शत्रु कौन था? प्रसा का ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया और फ्रांस को भी हराया प्रसा ने, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। तो जनवरी की बात है 1871, ये 100% आप याद रखेंगे। 1871 याद रखें। 1871 में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ, इटली का भी एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण बताते हैं 1861 में हो गया, लेकिन पूरी तरह से एकीकरण 1871 में हुआ, ध्यान रखें। तो जनवरी माह में 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये आप याद रखेंगे कि जब पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया, जितने भी अलग अलग राज्य थे सबको एक कर दिया गया, तब क्या किया गया? तब किया गया कि जनवरी 1871 में प्रसा के राजा जो थे, कौन? विलियम प्रथम को जर्मनी प्रसा का ही नया नाम रखा गया जर्मनी, और कह दिया गया स्वतंत्र सम्राट है। किसी के सपोर्ट से राजा नहीं बने, मतलब पूरी जनता से, जनता ने इनको स्वीकार किया, जर्मनी के सम्राट घोषित हुए। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया जर्मनी का एकीकरण। अब आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक जरूर आते हैं। तो जो मैंने जो पॉइंट आपको लिखवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आराम से याद भी कर सकते हैं और अच्छे से लिख भी सकते हैं। एक आधा पॉइंट भूल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इटली के एकीकरण की बात करते हैं कि इसका भी मतलब क्या हुआ? एक करना, एकीकरण करना, अर्थात एक मतलब अलग अलग राज्यों को क्या करना? सब मिला के एक कर देना। तो एकीकरण किसके? इटली के एकीकरण के पूर्व इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में, जर्मनी तो 300 राज्यों में बटा था, ये भी अनेक राज्यों में बटा हुआ था। तो इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के पावन यज्ञ में है असंख्य देशभक्तों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति, जैसे अपने भारत की आजादी में बहुत सारे देशभक्तों ने अपना जीवन आहुति दी है, बलिदान किया। ऐसे ही इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपना जीवन की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी। अनेक देशभक्तों को इस पुनीत कार्य का पुरस्कार देश से निकाल जाने के रूप में प्राप्त हुआ। कहने मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, ये बस याद रखें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपनी जानें दी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दिया जा रहा है ज्यूसेppe मैसनी का भी एक पॉइंट दिया गया है। ज्यूसेppe मैसनी तो आप जानते हैं इटली का जनक कौन? इटली के एकीकरण का जनक पूछा जाए तो ज्यूसेppe मैसनी है। तो ज्यूसेppe गलत लिखा है इसमें, हिंदी में आप समझ सकते हैं। ज्यूसेppe मैसनी याद रखें, मैसनी ने इटली का आत्मा बनकर काउंट कैमिलो दी काबूर इटली का मस्तिष्क बन, मतलब कहने मतलब इटली की आत्मा या जनक पूछा जाए ज्यूसेppe मैसनी हो गए। अगर पूछा जाए कि कैमिलो दे काबूर इटली का कौन था? मस्तिष्क था। मस्तिष्क मतलब ब्रेन था, बहुत ही तेज कूटनीतिज्ञ था ये। काबूर ने भी इटली के एकीकरण में मदद की। और गैरीबाल्डी कौन था? एक सैनिक था, तलवार का धनी था, उसने भी मदद की। तथा विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा थे, इन्होंने भी बहुत ही मदद की। तो सभी के बारे में बताया जा रहा है कि इटली के एकीकरण में किसने किसने सहयोग दिया। तो ये भाषा थोड़ी कठिन है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें कि इटली के एकीकरण में ज्यूसेppe मैसनी ने और काबूर ने, गैरीबाल्डी ने तथा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, तब इटली का एकीकरण संभव हो पाया। क्लियर हो गया। अब आपसे इटली के एकीकरण में आई। अब आपको पॉइंट वाइज तो अभी लिख ही रहे थे, आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दें। किसके बारे में? अभी मैसनी का मैंने नाम लिया, मैसनी के बारे में कुछ लिखें।
फिर मैंने नाम लिया काबूर का, काबूर के बारे में लिखा, फिर मैंने गरीबाल्डी का नाम लिया, गरीबाल्डी के बारे में, फिर इमैनुअल विक्टर द्वितीय जो थे राजा थे उनके बारे में भी लिखना होगा, तभी तो लेंदी आपका लॉन्ग आंसर पूरा होगा। तो एक तो लेंदी आंसर इससे पूरा होगा। दूसरी बात, टिप्पणी करके पूछा जाता है कि मैसनी के बारे में टिप्पणी लिखो, गरीबाल्डी के बारे में टिप्पणी लिखो, विक्टर एमैनुअल के बारे में टिप्पणी लिखो, 2-4 नंबर का पूछा जाता है, तो उससे भी लाभ है। 100% है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको पढ़ना जरूर, नहीं आप बाद में पछताएंगे, आप कहेंगे कि लो सर ने हमें आगाह किया था। तो आइए देखते हैं जिसमें मैसनी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान है। वही लेंदी क्वेश्चन है, उसी में ही लिखना है। इटली के एकीकरण इटली का एकीकरण ही चल रहा है, अलग से क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूँ। अगर अलग से पूछ दिया जाए कि टिप्पणी लिखो मैसनी पे, तो आप इतना लिख देना मैसनी का, ठीक है, अलग से पूछा जाए तो। अभी तो इटली का एकीकरण में ये आंसर है। आइए देखते हैं, जिसपे मैसनी इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनरी के गुप्त संगठन के सदस्य थे, सदस्य बन गए थे। किसके बन गए थे? मैसनी इटली के एकीकरण के लिए एक गुप्त संगठन था, नाम था कार्बोनरी। गुप्त तो रहना ही पड़ता, क्योंकि राजा को पता चल जाएगा तो इसको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो कार्बोनरी नाम का एक गुप्त संगठन था, उसका सदस्य बन गया कौन? मैसनी। और बाद में उन्होंने 2 और गुप्त संगठन बनाए। किसने? मैसनी ने बाद में खुद के 2 गुप्त संगठन बनाए। एक क्या था? मार्सेई में यंग इटली की इन्होंने स्थापना की, यंग इटली की स्थापना की। पूछा जाता है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो किसने की? मैसनी ने। कहाँ की? मार्सेई नाम का राज्य था। तथा बर्न नाम का जो राज्य था उसमें यंग यूरोप की स्थापना। तो यंग यंग करके अगर पूछा जाए तो याद रखें, यंग वाली चीज मैसनी ने इन 2 संगठनों का निर्माण किया था। तो इस गुप्त संगठन थे, चुपचाप से यहाँ पर जो स्वयं सेवक थे काम करते थे और हमला बोल दिया करते थे। तो मार्सेई में यंग इटली की स्थापना मैसनी ने की और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से मैसनी लोगों को इटली के एकीकरण के लिए जागरूक, और ये क्या करते थे? रात में उठते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र राजा की गुलामी मत करो, अर्थात लोगों को एकीकरण के लिए जागरूक करने लगे। अब बात करते हैं आगे। 1831 की बात है, 1831 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के युद्ध में इतने साल युद्ध हुए। 31 में कितने जोड़े कि 48 हो जाए, तो आप जानते 31 10 41, ठीक है, 10 तो उधर हो गए, और इसके बाद 7 ईयर, लगभग 17 साल के युद्ध में मैसनी ने बहुत युद्ध किए। ठीक है, युद्ध करने के बाद बिल्कुल ये विफल हो गए। मैसनी तो विफल होकर युद्ध का सारा भार सार्डिनिया पीटमांट के शासक, सार्डिनिया पीटमांट का शासक कौन था? राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो जब ये विफल हो गए तो पूरा जो दारोमदार था, पूरा जो भार था, अब राजा पे आ गया। अब ये कहा मैसनी ने, भैया अब आप ही देखो राजा साहब, ठीक है। तो पूरा भार किस पे आ गया? पूरा भार आ गया कौन थे? सार्डिनिया पीटमांट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गया पूरा कारभार, कि अब तुम ही एकीकरण करो इटली का, अब तो भाई थक गए। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का योगदान भी पूछा जाएगा। युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? अब विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई, कि मतलब जितने इतावली के राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य जो है, इनको सबको जोड़ना अब किसका? पहले जिम्मेदारी किस पे थी? पहले मैसनी पे थी। अब की बार जिम्मेदारी किस पर आ गई? विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। तो बाद में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने कहा कि भाई हम राजा हम कैसे करें, किसी और को करना होगा। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? काबूर को दे दी, जो उनका कौन था? मंत्री था। काबूर कौन था? उनका मंत्री था। कौन? कैसा मंत्री? प्रधानमंत्री, प्रमुख मंत्री था। क्या था? प्रमुख मंत्री था। तो काउंट कैमिलो दे काबूर की बातें करते हैं, क्या है इसमें? मंत्री था। तो काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया पीडमांड का प्रमुख मंत्री था। यानी सार्डिनिया पीडमांड के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो उनका मंत्री कौन हो गया? काबूर हो गया। तो उन्होंने अपने मंत्री को दे दी पूरी जिम्मेदारी, कब तुम्हें करना है। इतावली के जो राज्य अलग 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 है उनको एक एक करना, अर्थात एकीकरण करना। काउंट कैमिलो दे काबूर एक बहुत बड़े कूटनीतिक, कूटनीतिक का मतलब समझ, चाणक्य के बारे में कभी सुना है? कौटिल्य के, बिल्कुल वैसे ही थे, दिमागी। तो काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया? एक आंदोलन बनाया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, और काबूर ने कहा इटली के लोगों के सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? ऑस्ट्रिया है। तो काबूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट तक एक ऐसा कूटनीतिक प्लान बनाया जिसके चलते सार्डिनिया ने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के की ताकत या सेना को हरा दिया। 1859 तक उसने ऑस्ट्रिया की पूरी ताकत को खत्म कर दिया, युद्ध करता रहा दिमाग से, कूटनीतिक तरीके से। इस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयं सेवकों ने भी भाग लिया। और स्वयं सेवक कौन था? एक पावरफुल सैनिक था, उसका नाम क्या था? गैरीबाल्डी, जिसको हम कह सकते हैं जूसेप्पे गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान था,
क्योंकि इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो आप बताएंगे गैरीबाल्डी ने। इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए गैरीबाल्डी की बात करते हैं, जिसपे गैरीबाल्डी सैनिकों के साथ सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व, यानी जितने भी सैनिक लोग थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, गैरीबाल्डी। 1807 की बात है। उन्होंने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों पर कब्जा जमा लिया था। किसने, गैरीबाल्डी ने। कहां कहां पर, दक्षिणी इटली पर अपना कब्जा कर लिया और 2 सिसिलियों के राज्यों पर। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता। नहीं, स्थान के आसपास के जो किसान थे उनसे प्रेम से बात करते थे, तो किसान लोग इनकी मदद करते थे। और फिर स्पेनिश शासक को सत्ता से, और स्पेन का जो शासक था उसको उसके राज्य के पद से हटा दिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया की मदद कर रहा था। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप में ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप है, याद रखना। इस प्रकार इटली का एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई, 1861 में पूरी हो गई। क्यों पूरी हो गई, क्योंकि विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया, पूरे स्वतंत्र इटली का, और काउंट कैमरे दो काबुल को प्रधानमंत्री बना लिया गया। और कहा जाता है कि इटली का एकीकरण 1861 में हो गया, लेकिन अगर पूरी तरह एकीकरण पूछा जाए तो 1871 में भी इटली का भी एकीकरण हुआ, अर्थात जर्मनी और इटली का एकीकरण एक ही समय में पूरी तरह समाप्त हुआ। ठीक है, लेकिन यहां पर दिया जा रहा है 1861, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया था, इसलिए। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अब देखते हैं आपका यूरोप के राष्ट्रवाद से, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका जो भारत जो दिया जाएगा, भारत का राष्ट्रवाद जो है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा जाएगा आपसे कि असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ और कब बंद हुआ। लेकिन इसके पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए क्यों चालू हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन इसलिए चालू हुआ था क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था भारत में। कौन आया था, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। तो आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा, रॉलेट एक्ट 1900 कब आया, 1919 में। और ये भी पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट क्या था, तो बता सकते हैं कि रॉलेट नाम का जो व्यक्ति था, अंग्रेजी ऑफिसर था, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था, जज था वो, रॉलेट एक्ट नाम का अंग्रेज था, उसने ये कहा था कि अगर जिस प्रकार से रूस उस समय क्या रूस में क्रांति छिड़ी हुई, तो इन्होंने प्लान बनाया इंडिया में भी छिड़ सकती है। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया और कहा कि जिन जिन पे संदेह हो उनको उठा के जेल में डाल दो और जल्दी से मुकदमा करके उन्हें सजा बोल दो। तो शक के आधार पर कोई सबूत मिले चाहे ना मिले, इससे गांधी जी रुष्ट हो गए। गांधी जी को पहले केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी ना, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। लेकिन गांधी को जब पता लगा कि सिर्फ शक के आधार पर बंद कर दिया जाएगा, तो इन्हें बुरा लगा, इन्होंने इसका विरोध किया, तो इससे चिढ़ गए। ठीक है, तो एक कारण ये था सहयोग आंदोलन चालू करने का, एक कारण ये था कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, गांधी जी को और खराब क्यों लगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको मालूम। तो वो भी कब हुआ, 1919 ईस्वी में। कब हुआ, 1919 ईस्वी में। ये भी हुआ अमृतसर में। आप जानते हैं कि जनरल डायर ने वहां पर जो बैसाखी का मेला था, जितने पंजाबी लोग थे वो लोग सब एकत्रित हुए थे मेले में, बैसाखी के मेले में। तो वहां पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को ले जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, हजारों की संख्या में वहां लोगों को मार दिया गया। इससे अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो फेमस है, ये टिप्पणी में पूछ दिया जाता है। इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें। एक ये कारण था कि असहयोग आंदोलन चालू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ, इसके बारे में आपको जाने दे। खिलाफत का मुद्दा, आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन कौन कौन दो भाई थे, आपने सुना होगा, मोहम्मद अली और जिन्ना, ये दोनों थे। तो इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। क्यों चलाया था, क्योंकि टर्की में उनके जो सुल्तान थे उनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा छेड़ दिया कि हमारे जो सुल्तान है उनको रिहा किया जाए, बंदी बना लिया था। ये बातें थी। और प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट, इसके कारण भाई प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अपने भारतीय सैनिकों से कहा था कि अंग्रेजों के लिए युद्ध करो, क्योंकि वो हमें आजाद कर देंगे। तो अंग्रेजों को तो ये लग रहा था कि गांधी तो हमारे पक्ष में, लेकिन गांधी जी अब विपक्ष में हो गए। गांधी जी इनके बहुत खिदमतगार थे, बहुत मदद करते, लेकिन जब गांधी ने देखा ये हमारे साथ गलत कर रहे, तो गांधी जी इनके खिलाफ हो गए, इनकी उपाधियां लौटा दी। तो ये मैंने मेन पॉइंट इसलिए बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। आइए खिलाफत आंदोलन क्या है, सॉरी असहयोग आंदोलन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो 1 अगस्त यहां से लिखेंगे, असहयोग आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। 1 अगस्त 1920 में, अर्थात 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया। आप ऐसे लिख सकते हैं, शंखनाद किया या चालू किया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से, जलियांवाला बाग कांड से क्या होकर नाराज होकर गांधी जी ने
1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, आप इसको भी समझ लें। असहयोग का मतलब उनका मानना था कि अभी भारतीय लोग ही मिलकर अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, क्योंकि उनके स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। अगर भारतीय लोग उनके कपड़े ना खरीदें, उनके स्कूल में पढ़ाएं ना, उनके यहाँ कोई भी कार्य उसको ना करें, तो ये अंग्रेज भाग जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या तो बहुत ही कम है। उन्होंने ये प्लान बनाया। तो उनका मतलब क्या था कि अंग्रेज और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार कर दो, असहयोग कर दो, मतलब उनका सहयोग करना बंद कर दो, अंग्रेज खुद भाग जाएंगे। उनका मानना ये था। गांधी जी एडवोकेट थे, कोई छोटे मोटे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। असाधारण व्यक्ति थे, क्योंकि लंदन में उन्होंने पढ़ाई की थी, बहुत ही समझदार थे। आप वकीलों को तो जानते ही है। तो गांधी ने 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि वह रॉलेट एक्ट से और जलियांवाला बाग कांड हत्या से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। और आगे क्या, इनको जो उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, केसरे हिंद की, जुलू पदक, बुअर पदक, ये सारी उपाधियां इन्होंने वापस कर दी। क्लियर। आंदोलन को कार्यक्रम प्रधान बनाना, ये सारी चीजें इस प्रकार आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बता सकते हैं, इसमें आगे बोल सकते हैं कि इन्होंने लोगों को समझाया, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये समझाया कि उनकी उपाधियां और उनके सम्मान को त्याग दो, न्यायालयों का बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, सरकारी सेवाएं जो अंग्रेजों की उनका त्याग कर दो। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को जानकारी दी और असहयोग आंदोलन को सफल बनाया। असहयोग आंदोलन कब तक चला? 1920 में चला, 1921 में चला। ठीक है, तो क्या होता है, अब असहयोग आंदोलन जो चला तो है, लेकिन वो खत्म हुआ क्यों हुआ, ये भी पूछा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त हुआ। तो आप लोग जानते हैं कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। तो मैं इसी प्रकार आपको बताना चाहूंगा कि चौरी चौरा नामक घटना, अब इसमें असहयोग, अब इसमें ये भी बोल देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? ये देखते हैं। असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था, 1920 में चालू हुआ था, तो जोर शोर से चल रहा था, परंतु महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब कहा जा रहा है कि 20 में चालू हुआ और 22 में वापस ले लिया। अब क्यों ले लिया? क्योंकि धीरे धीरे असहयोग आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। हिंसक मतलब गांधी जी चाहते थे लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गई। कैसे हो गई देखते हैं। तो गांधी जब देखा कि ये असहयोग आंदोलन में हिंसा हो रही है, तो उन्होंने इसे वापस लेना चाहा। क्योंकि करके आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं। क्योंकि जब ये आंदोलन गोरखपुर से निकल रहा था, कहाँ निकल रहा था? गोरखपुर। आप जानते हैं कहाँ है गोरखपुर? गोरखपुर से निकल रहा था, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से निकल रहा था। वहां चौरी चौरा नामक एक जगह है, स्थान है। वहां पर एक पुलिस थाना था अंग्रेजों का। तो वहां के 22 सिपाहियों ने क्या किया? वहां के सिपाहियों ने इन पे लाठीचार्ज कर दी। इनको रोकना चाह के आंदोलन आगे नहीं जाएगा। तो भारतीय आग बबूला हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 22 सिपाहियों को उसी थाने में अंदर बंद करके क्या लगा दी? आग लगा दी। और इसी हिंसा के कारण गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो आप समझ रहे, पूरी बात लिखी है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी देखते हैं कि दांडी यात्रा क्या है। दांडी यात्रा वो है जो आप जानते, साबरमती से लेकर कहां तक गए थे? सूरत तक गए थे। गांधी जी ने क्या किया? दांडी तक गए थे। गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी और नमक टैक्स के बारे में अंग्रेजों की जो कानून का उल्लंघन किया था, और इसी के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। आइए देखते हैं दांडी मार्च या दांडी यात्रा को दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। अंग्रेज सरकार ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। इस टैक्स को रोकने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा हम दांडी तक यात्रा करेंगे। दांडी यात्रा का मतलब गुजरात में एक दांडी नाम का स्थान है, हम वहां तक यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा देखो ये नमक पे टैक्स लगाना बंद कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? दांडी तक पैदल शुरुआत करेंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। तो दांडी यात्रा को दांडी यात्रा मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहा। इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज हमसे नमक पर टैक्स लेंगे, हम नहीं देंगे। ठीक है, इस बात का वो उल्लंघन कर रहे थे। स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। क्यों देखा? गांधी ने सोचा नमक के लिए अगर करेंगे तो क्यों सभी लोग इकट्ठे, क्योंकि नमक तो सभी खाते हैं। ठीक है, क्योंकि नमक हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा है। तो गांधी जी देखिए कहां से कहां गए। आइए छोटे छोटे पॉइंट देखें जो इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं को आप इसमें लिखें।
तो देखते हैं इस यात्रा में गांधी ने अपने गिने चुने साथियों को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चालू किया। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की? गिने चुने साथी थे, बहुत ही कम लोग थे इनके साथ, और साबरमती आश्रम से ये चल दिए। अभी कम लोग थे और चलते 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 दांडी, दांडी कहाँ? सूरत के पास है, काफी दूरी पड़ती। कितनी दूरी पड़ती? 240 किलोमीटर। ये धीरे धीरे जैसे ही गए, गांधी जी थे तो बहुत कम, लेकिन गांधी जी पैदल जा रहे थे और 24 दिन लग गए। तो गांधी जी जब पूरी तरह दांडी पहुंचे तो वहां लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे इतनी भीड़ देखकर, क्योंकि गांधी चले थे कम लोग लेकर, तो सभी हंस रहे थे कि देखें गांधी जा रहा, अभी थक जाएगा, रुक जाएगा। और रास्ते में गांधी जहां भी जाते थे अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो जनता एक साथ हो गई। तो हर पड़ाव में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे गांधी जी और उनके जो साथी लोग थे, जिससे राष्ट्रीय भावनाएं उत्तेजित हो गई। इस यात्रा में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे, कहाँ पहुंचे? समुद्र के यानी किनारे, वही अरब सागर है उधर साइड, समुद्र के पानी से नमक बनाए। इन्होंने खुद नहीं बनाया, मात्र नमक हाथ में लिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए गांधी जी नमक खुद बनाया, नहीं, इन्होंने हाथ में लिया था। तो गांधी जी नमक जब हाथ में लिया तो सबको पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो इन्होंने जब दांडी यात्रा समाप्त की है तो समझ लो उसी टाइम से सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन यानी निवेदन के साथ हम आपकी बात नहीं मानेंगे। गांधी जी का ये कहना था कि हम डंडे लाठी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे। तो सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? आप जानते, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, जब दांडी यात्रा पूरी हुई थी, तब हुई थी। अब पूछा जा सकता है इसमें गांधी और इरविन समझौता क्या था? तो गांधी जी की कुछ शर्तें थी। 1931 में गांधी जी लंदन गए थे और उन्होंने अपनी 14 शर्तें मनवाने की बात कही, लेकिन इनकी 5-6 शर्तें मानी गई और शर्तें मानी नहीं गई, जिससे गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी ने क्या किया? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों को, इतनी ही चीजें अगर आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको, एक तो मल्टीपल चॉइस बहुत ही ज्यादा आपको मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस आपको बहुत ज्यादा। और एक चीज और याद रखना, मैंने मैपिंग भी, मैप वाले मैंने वीडियो बनाए, उनको आप अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि 5-5 नंबर यानी 5-5 मार्क्स में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से मैप भरने को आता है। तो आप अच्छे से उसकी भी तैयारी करके जाएं और गांधी जी के जो अधिवेशन किए कांग्रेस ने, उनको भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। मिट्टी क्या है, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सारी चीजें, और जो बिजली मतलब पेट्रोल के कहाँ कहाँ का मतलब कहाँ उत्पादन है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छी मार्क्स आएंगे, और जो मैंने अभी आपको बताया आप इसे तो पूरा तैयार कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच नहीं सकता कुछ भी। तो इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं आपसे अब आपकी एग्जाम के बाद, और आपको अच्छे से कोई भी वीडियो जो भी होंगे आपको सीरीज वाइज धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं सिर्फ एग्जाम बेस पर बनाए थे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।